इस वीडियो में हम करेंगे एक डीप डाइव ऑन ब्लैक बॉक्सेस। 1, ब्लैक बॉक्सेस क्या होते हैं। 2, इनकी हिस्ट्री क्या है, इनका इन्वेंशन कैसे हुआ, जो कि अपने आप में एक बहुत फैसिनेटिंग स्टोरी है। 3, इनका इंटरनल स्ट्रक्चर क्या होता है, ये इतने स्ट्रॉन्ग कैसे होते हैं। और नंबर 4, क्यों गवर्नमेंट ने डेडलाइन दी है 3 महीने के लंबे समय की। अब ये ब्लैक बॉक्स होता क्या है। ब्लैक बॉक्स 2 तरह के हो सकते हैं। एक आपका कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर, जो कि कॉकपिट में जो भी आवाजें आ रही हैं, पायलट की, को पायलट की, कोई स्विच फ्लिप करने की, कोई नॉब घुमाने की, वो सारी साउंड्स ये रिकॉर्ड कर लेता है। दूसरा होता है FDR, फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर, जो कि फ्लाइट में जो भी सेंसर्स, लाइट्स, कोई भी फंक्शन चेंज किया जा रहा है, हर वो चेंज फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर रिकॉर्ड कर लेता है। अब ये दोनों का डेटा जब आप सिंक करते हैं कि पायलट और फ्लाइट क्रू क्या बात कर रहा था, क्या आवाजें आ रही थी, और फ्लाइट के कंट्रोल्स में क्या क्या माइन्यूट चेंजेस किए गए, ये दोनों सिंक करके हम बता सकते हैं एक्चुअली हुआ क्या था। पर इनको ब्लैक बॉक्सेस क्यों बोलते हैं। हमने सबने न्यूज में देखा है कि ये बॉक्सेस एक्चुअली ब्राइट ऑरेंज कलर के होते हैं, और ब्राइट ऑरेंज कलर के इसलिए होते हैं ताकि इनको ढूंढने में आसानी हो, दूर से ये दिख जाए। ब्लैक बॉक्स इनको क्यों बोलते हैं, इसकी बहुत सारी थ्योरीज हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ओरिजिनली इनको ब्लैक पेंट किया जाता था, ऑरेंज पे बाद में कन्वर्ट हुआ। कुछ लोग कहते हैं कि यूजुअली जब फ्लाइट क्रैश होती है तो उसमें आग लग जाती है, उस आग की वजह से इसका कलर ब्लैक हो जाता था, इसलिए इसको ब्लैक बॉक्स बोलते हैं। और एक और थ्योरी ये है कि जो अर्ली ब्लैक बॉक्सेस थे उनमें फोटोग्राफिक फिल्म यूज हुआ करती थी टू रिकॉर्ड मेजरमेंट्स। वो फोटोग्राफिक फिल्म जिस बॉक्स में रखी जाती थी, वो बॉक्स कंप्लीटली लाइट प्रूफ था, मतलब उसके अंदर लाइट नहीं जा सकती, उसकी वजह से इसको ब्लैक बॉक्स बोलते हैं। तो थ्योरीज तो बहुत सारी है। इवन द एक्सपर्ट्स हु आर वर्किंग इन द एविएशन इंडस्ट्री, उनसे भी आप पूछेंगे तो उनको भी नहीं पता कि एक्चुअल स्टोरी है क्या, कि इसको ब्लैक बॉक्स क्यों बोलते हैं। पर हमको ये पता है कि इसको इन्वेंट किसने किया, और वो स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है। ये स्टोरी शुरू होती है 1953 में, जब ऑस्ट्रेलिया की एरोनॉटिकल रिसर्च लैबोरेटरी के एक एम्प्लॉय डॉक्टर डेविड वॉरेन एक ट्रेड फेयर में गए थे, जहां पे उन्होंने देखा वर्ल्ड का फर्स्ट मिनिएचर वायर रिकॉर्डर। उसी साल मई 1953 में वर्ल्ड का फर्स्ट जेट एयरलाइनर, जिसका नाम था द कॉमेट, वो कैलकाटा एयरपोर्ट से टेक ऑफ करता है, और ठीक 6 मिनट बाद उसका रेडियो कांटेक्ट टूट जाता है एयर ट्रैफिक कंट्रोल के साथ। उसी 6 मिनट के मार्क के अराउंड कैलकाटा के पास ये गांव में गांव वाले देखते हैं कि रात को एयरप्लेन तेजी से जमीन की तरफ आ रहा है और उसमें आग लगी हुई है। इस प्लेन में 43 पैसेंजर्स थे। कितने सर्वाइव कर पाए? 0। प्लेन जा कहां रहा था? लंदन। प्लेन में बैठे कौन थे? ब्रिटिश सिटीजन्स। और प्लेन में बैठे थे एक मेजर ऑस्ट्रेलियन पॉलिटिशियन ट्रेवर ओल्डहैम। ये सुनने के बाद आपको भी वही लग रहा होगा जो मुझे लगा इस वीडियो को रिसर्च करते टाइम, कि 1953 का वो क्रैश और 2025 का ये क्रैश छोटे छोटे फैक्ट्स में कितना सिमिलर है। उस टाइम एविएशन अथॉरिटीज कोई कंक्लूसिव रीजन पे नहीं पहुंच पाई कि ये फ्लाइट कैसे क्रैश हुई, क्योंकि उस टाइम ब्लैक बॉक्सेस नाम की कोई चीज ही नहीं होती थी। पर डॉक्टर डेविड वॉरेन, जिन्होंने कुछ महीने पहले ही ट्रेड फेयर में मिनिएचर वायर रिकॉर्डर देखा था, उनको रियलाइज हुआ कि अगर ये रिकॉर्डर फ्लाइट के कॉकपिट में रख दिया जाए तो क्रैश के जस्ट पहले जो भी हुआ वो सब हम सुन सकते हैं, और उससे हम बता सकते हैं फ्लाइट क्रैश हुई कैसे। इसका फायदा ये है कि जो फ्लाइट क्रैश हो गई वो तो हो गई, उसका हम कुछ नहीं कर सकते सैडली, पर उस इंफॉर्मेशन को लेके हम एविएशन को और सेफ बना सकते हैं, ताकि आगे ऐसा इंसिडेंट दोबारा कभी ना हो। डॉक्टर डेविड वॉरेन के लिए मैटर शायद पर्सनल भी था, क्योंकि जब वो 8 साल के थे तब उनके फादर रेवरेंड ह्यूबर्ट वॉरेन एक प्लेन क्रैश में ही मारे गए थे। अगले कुछ साल डॉक्टर डेविड वॉरेन और उनकी टीम इस तरह का एक डिवाइस बिल्ड करने में लग गए। 1957 में जाके उन्होंने एक प्रोटोटाइप डेवलप किया। अब आज की डेट में पिछले 70 साल की एविएशन हिस्ट्री जान के हम बता सकते हैं कि डॉक्टर डेविड वॉरेन का ये जो इन्वेंशन था ये इनक्रेडिबली यूजफुल था। पर एट द टाइम ऑस्ट्रेलिया ने कोई एयर क्रैश नहीं देखा था पिछले 10 सालों में। तो ऑस्ट्रेलियन अथॉरिटीज के लिए डॉक्टर डेविड वॉरेन का ये प्रोटोटाइप एक ऐसी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा था जो एग्जिस्ट ही नहीं करती। उल्टा ऑस्ट्रेलियन अथॉरिटीज इस डिवाइस के स्ट्रांगली अगेंस्ट थी। पायलट्स को ये लग रहा था कि उनकी प्राइवेसी रिस्पेक्ट नहीं करी जा रही। पर दुनिया के दूसरे देशों में एयरक्राफ्ट क्रैश हो रहे थे। कैलकाटा में 1953 में जो एयरक्राफ्ट क्रैश हुआ द कॉमेट, सेम मॉडल के एयरक्राफ्ट के 4 और क्रैशेस हुए अगले कुछ सालों में, जिसके बाद उस मॉडल को कंप्लीटली बैन कर दिया गया। फिर एक दिन सर रॉबर्ट हार्डिंगम, जो कि ब्रिटिश एयर रजिस्ट्रेशन बोर्ड के सेक्रेटरी थे और फॉर्मर एयर वाइस मार्शल थे ऑफ ब्रिटिश एयरफोर्स, वो ऑस्ट्रेलिया आए। और जब डॉक्टर डेविड वॉरेन ने अपने डिवाइस का डेमोन्स्ट्रेशन दिया सर रिचर्ड को, तो उन्होंने कहा कि ये डिवाइस और डॉक्टर वॉरेन दोनों को अगली पहली फ्लाइट जो ब्रिटेन के लिए निकल रही है उस पर डाल दो। और ब्रिटेन में सबको ये डिवाइस बहुत पसंद आया। ब्रिटिश एविएशन अथॉरिटी वाज इन सपोर्ट। टीवी प्रोग्राम्स और रेडियो शोज पे डेमोन्स्ट्रेशन दिया जा रहा था कि ये कैसे काम करता है। पर ब्रिटेन में भी पायलट्स वर अगेंस्ट इट, क्या आप हमारी प्राइवेसी इस तरह वायलेट नहीं कर सकते, और हम नहीं चाहते कि हमारे हर फ्लाइट पे 24/7 आप निगरानी रख रहे हैं कि हम क्या बात कर रहे हैं क्या नहीं। पायलट्स का जो पुशबैक था उसकी वजह से कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर, जो कॉकपिट में ऑडियो रिकॉर्ड करता है, उसको ब्रिटेन ने इंप्लीमेंट नहीं किया पायलट्स के पुशबैक की वजह से। और जो FDR है, फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर, जो सिंपली फ्लाइट के सेंसर्स और स्विचेस वगैरह को मॉनिटर करता है, उनका डेटा रिकॉर्ड करता है, वो ब्रिटिश सिविल एविएशन अथॉरिटी ने काम कर दिया उसको मैंडेटरी बनाने के लिए सिविल एयरक्राफ्ट्स में।
दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया में फाइनली एक प्लेन क्रैश हुआ 1960 में, और उस क्रैश की जुडिशियल इंक्वायरी में डॉक्टर डेविड वॉरेन ने जज को बताया कि ये टेक्नोलॉजी मैंने डेवलप करी है, अगर ये एयरक्राफ्ट में फिटेड होता तो वी वुड हैव मोर इन्फॉर्मेशन। आफ्टर दिस जुडिशियल इंक्वायरी ये डिसाइड हुआ कि ऑस्ट्रेलिया के सारे सिविल एयरक्राफ्ट में वॉइस रिकॉर्डर भी और फ्लाइट का डेटा रिकॉर्डर भी दोनों इंस्टॉल होंगे, और 1960 में ऑस्ट्रेलिया पहला देश बन गया जिसने CVR प्लस FDR वाले ब्लैक बॉक्सेस अपने सारे एयरक्राफ्ट में लगाना शुरू कर दिए। पर ये ब्लैक बॉक्सेस काम करते कैसे हैं? अपन स्टार्ट करते हैं CVR से। CVR में 4 माइक्रोफोन्स होते हैं, फर्स्ट पायलट के हेडसेट पे, सेकंड को पायलट के हेडसेट पे, कोई अगर थर्ड क्रू मेंबर है तो तीसरा उस क्रू मेंबर के हेडसेट पे, और फिर एक कॉकपिट के सेंटर में माइक्रोफोन होता है जो कॉकपिट में जो भी आवाजें आ रही हैं, कोई स्विच फ्लिप करने का, कोई नॉब घुमाने का, या कोई भी एम्बिएंट नॉइज, तो उसको भी वो कैप्चर कर लेगा। ये चारों माइक्रोफोन लिंक्ड होते हैं हमारे CVR से, जो डिजिटाइज करते हैं इस डेटा को और फिर स्टोर करते हैं। फिर आता है फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर, जो प्लेन के एक्चुअल सिस्टम्स हैं उनका डेटा कैप्चर करता है। प्लेन में हंड्रेड्स ऑफ सेंसर्स होते हैं, हर स्विच से, हर नॉब से अटैच्ड एक सेंसर। तो जब भी आप प्लेन में कोई स्विच फ्लिप करते हैं, कोई नॉब घुमाते हैं, कुछ ऑन या ऑफ करते हैं, तो ये सेंसर्स रिकॉर्ड कर लेते हैं और ये डेटा FDR में चला जाता है। एग्जाम्पल्स ऑफ पैरामीटर्स जो FDR रिकॉर्ड करता है वो है आपका ऑल्टीट्यूड हो गया, आपका इंजन का थ्रस्ट या पावर हो गया, आपका फ्लैप हो गया, आपका लैंडिंग गियर ओपन है या शट है वो हो गया। और ये CVR और FDR कैसे ऑपरेट करेंगे, क्या इनके टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस होने चाहिए, ये सब डिसाइड करता है DGCA, डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन। और DGCA भी ग्लोबल स्टैंडर्ड्स फॉलो करता है जो कि सेट किए जाते हैं बाय यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर सिविल एविएशन इक्विपमेंट। ये एक यूरोपियन बॉडी है जिसका सोल काम है ग्लोबल एविएशन स्टैंडर्ड सेट करना। एयर इंडिया का जो प्लेन था जो रिसेंटली क्रैश हुआ, उसके लिए DGCA की कुछ रिक्वायरमेंट्स जो इंपॉर्टेंट है फॉर CVR एंड FDR वो ऐसी हैं। जो नंबर ऑफ पैरामीटर्स हैं जो FDR को रिकॉर्ड करने होते हैं, मिनिमम 78 पैरामीटर्स दिए हुए हैं DGCA में जो इस फ्लाइट ने रिकॉर्ड किए होंगे। इससे ज्यादा भी हो सकते हैं पर मिनिमम 78 तो करने ही थे। उसके बाद है मिनिमम अमाउंट ऑफ डेटा टू बी स्टोर्ड। तो CVR में मिनिमम 2 घंटा, तो क्रैश से पहले के 2 घंटे का डेटा, और FDR में 25 घंटे, क्रैश से पहले 25 घंटे का डेटा। फिर है पावर। DGCA ये भी स्पेसिफाई करता है कि CVR और FDR की पावर स्विच ऑफ नहीं की जा सकती। और CVR का तो ये भी है कि आपको एक ऑल्टरनेट पावर सोर्स कनेक्टेड रखना पड़ेगा हमेशा। बीच में ये भी बातें हो रही थी कि एकदम से फ्लाइट में पावर लूज हो गई इसलिए वो क्रैश हुआ। तो अगर सब कुछ भी बंद हो गया, इंजन से जो भी कनेक्टेड है वो सब भी स्विच ऑफ हो गया, तो भी DGCA की रिक्वायरमेंट है कि जो CVR है उसका एक ऑल्टरनेट बैटरी पावर सोर्स होना चाहिए जो उसको 10 मिनट तक ऑन रख सके। तो अगर प्लेन का इंजन ऑफ हो गया और इंजन से कनेक्टेड सब भी ऑफ हो गया फ्लाइट में, तो भी उस फ्लाइट में जो CVR की रिकॉर्डिंग है वो बची होगी अभी भी। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग चीज है जो एयर इंडिया वाले केस में अप्लाई नहीं होती बट जनरली बहुत इंटरेस्टिंग है। ये जो ब्लैक बॉक्सेस होते हैं इनके आगे आपने देखा होगा कि एक हैंडल टाइप का बना होता है, गोल सिलेंड्रिकल। ये जो हैंडल होता है इसमें होता है अंडर वाटर लोकेटर बीकन। तो बाय चांस अगर प्लेन सी में क्रैश हो रहा है, जैसे ही पानी के कॉन्टैक्ट में आएगा तो ये बीप करने लग जाएगा और एवरी सेकेंड ये बीप करेगा फॉर द नेक्स्ट 90 डेज। अब हमने ब्लैक बॉक्स तो पूरा समझ लिया, पर ये जो ब्लैक बॉक्स होता है ये एक सूटकेस की तरह ही होता है। इसकी इंपॉर्टेंस उतनी है कि ये अंदर का सामान सेफ रखे, और ये बहुत ज्यादा अल्ट्रा स्ट्रॉन्ग भी नहीं होता। ज्यादातर क्रैशेस में आप देखेंगे बहुत टूटा फूटा ही मिलेगा, और जो इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटीज है उनको फर्क भी नहीं पड़ता कि ये टूटा फूटा है। जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है द क्रैश सर्वाइवेबल मेमोरी यूनिट। ये 3 प्रोटेक्टिव लेयर्स के अंडर होता है। अगर अपन अंदर से स्टार्ट करें तो सबसे पहले आती है एक एल्यूमिनियम की लेयर, उसके ऊपर आती है एक हीट इंसुलेशन लेयर कि अगर आग वगैरह लग जाए तो उससे बच जाए, और उसके ऊपर आता है एक स्टेनलेस स्टील का शेल जो कभी कभी टाइटेनियम का भी होता है। और इस CSMU के जो क्रैश टेस्ट स्टैंडर्ड्स होते हैं ना वो बहुत क्रेजी होते हैं, और ये टेस्ट स्टैंडर्ड्स भी वही ऑर्गेनाइजेशन सेट करती है, यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर सिविल एविएशन इक्विपमेंट। क्रैश इंपैक्ट का स्टैंडर्ड होता है, जो मेमोरी यूनिट है उसको शूट किया जाता है एयर कैनन से एट 3400 G फोर्स। 3400 G होता है 3400 टाइम्स ग्रेविटी। तो अगर मेमोरी यूनिट का वजन 10 किलो है तो 10 × 3400 34,000 kg के फोर्स से वो इंपैक्ट करेगा जाके, और फिर भी वो टूटता नहीं है। उसके बाद होता है पिन ड्रॉप टेस्ट। एक 250 किलो का वेट लेते हैं और उसके नीचे एक छोटी सी स्टील पिन लगा देते हैं ताकि वो शार्प हो, और उसको 10 फीट ऊपर से गिराते हैं CSMU के ऊपर। वो भी वहां जहां वो सबसे कमजोर पार्ट उसकी बॉडी का वहां गिराएंगे। अगर वो नहीं टूटा तो वो सेफ है। फिर होता है क्रश टेस्ट, फायर टेस्ट। फायर टेस्ट में 1100 डिग्री सेल्सियस में उसको जलाते हैं 1 घंटे तक। उसके बाद होता है डीप सी इमर्जन टेस्ट के उसको सॉल्ट वाटर में डुबा के रखते हैं। फ्लूइड इमर्जन टेस्ट के उसको जेट फ्यूल में डुबा के रखते हैं। तो ये सारे टेस्ट करते हैं ताकि ये इंश्योर किया जा सके कि जो CSMU है वो हमेशा रिकवर हो पाए सेफली। और अब फाइनली ये सारी डिटेल्स जानने के बाद हम वापस आते हैं एयर इंडिया वाले इंसिडेंट पे, और जो 3 महीने की डेडलाइन दी है यूनियन गवर्नमेंट ने। जब भी कोई फ्लाइट क्रैश होती है तो 3 स्टेजेस होती हैं। फर्स्ट स्टेज होती है रिकवरी ऑफ ब्लैक बॉक्सेस। सेकंड होता है डिकोडिंग एंड डेटा एक्सट्रैक्शन, कि भाई जो CSMUs हैं
वो पहले तो इंटैक्ट है कि नहीं। अगर इंटैक्ट है तो डेटा उनसे एक्सट्रैक्ट करने में कुछ घंटे ही लगते हैं, पर अगर वो ब्रोकन है, वो डेटा किसी तरह इरेज हो गया है या कुछ भी प्रॉब्लम है उस मेमोरी यूनिट में ही, तो इस प्रोसेस को हफ्ते भी लग सकते हैं या फिर ये इम्पॉसिबल भी हो सकता है। और थर्ड स्टेज है डेटा एनालिसिस, जहां पे एक बार ये सब डेटा रिकवर हो गया तो जो सीवीआर और एफडीआर है पहले उनको सिंक किया जाता है और मिली सेकेंड टू मिली सेकेंड एक नैरेटिव बनाया जाता है कि हर मिली सेकेंड किसने क्या बोला, क्या आवाज निकाली और कौन सा स्विच फ्लिप किया, इस सबको मिला के एक कंटेक्स्ट बनाया जाता है कि हाँ ऐसा हुआ होगा। उसके बाद एक और शैडो फैक्टर भी है इन थ्री स्टेज प्रोसेस के अलावा कि स्टेक होल्डर्स इतने सारे हैं। इंडियन गवर्नमेंट एक स्टेक होल्डर है, एयर इंडिया एक स्टेक होल्डर है, बोइंग एक स्टेक होल्डर है, जो यूनाइटेड स्टेट से एक्सपर्ट्स आ रहे हैं उनकी एविएशन एजेंसी के वो स्टेक होल्डर्स हैं, इंटरनेशनल एविएशन बॉडी स्टेक होल्डर्स हैं, और इन सबके पास बहुत ज्यादा पावर है और अगर इनकी कोई लाइबिलिटी आई तो वो भी बहुत बड़ी लाइबिलिटी आएगी। तो जो भी इन स्टेजेस में हो रहा है ना, सब कुछ डबल चेक ट्रिपल चेक होता है, तो इसलिए 3 महीने का टाइम लग सकता है, उससे ज्यादा भी लग सकते हैं। कुछ केसेस हैं हिस्ट्री में जिसमें इससे ज्यादा भी टाइम लगा है। ओनली थिंग वी कैन डू इज वेट फॉर द फैक्ट्स विच विल कम आउट सून इनफ।